हेलो दोस्तों, तो कैसे हो सभी लोग। तो आज के इस नए लेक्चर में पार्ट 6 में हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि किसी बच्चे ने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वो जाकर देख सकता है रिफ्रैक्शन पार्ट 6। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दोस्तों, वो क्या होता है? आपने पढ़ा हो क्लास 10 से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये तो आपने पढ़ा है, रटते आए हो। लेकिन इसका असली मतलब क्या होता है, इसका रियल फील क्या होता है, वो आपको आज मैं देने वाला हूँ। तो बने रहे इस लेक्चर के साथ में। तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, refractive index is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium। ये तो होती है इसकी डेफिनेशन। यानी कि इसको लिख सकते हैं हम इस तरीके से, म्यू इज इक्वल्स टू, इसको एन से भी नोट करते हैं, वी सी अपॉन वी। जहाँ पर सी होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और वी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। वो मीडियम चाहे एयर हो, वाटर हो, ग्लास हो, डायमंड हो, ईथर हो, अल्कोहल हो, कुछ भी हो। तो इसको कहते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो डेफिनेशन हुई, लेकिन क्या होता है इसका मतलब। तो इसको समझने से पहले आपको एक टर्म समझनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट। कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा होगा, क्लास चैप्टर 7 8 में है वो। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों चीजें ओसिलेट होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जिसमें आपने पढ़ा होगा कि जो मैक्सवेल लॉ था, उसने बताया था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और फैराडे ने उसको उल्टा कहा था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल ठीक है, सही कहा था उन्होंने। तो यहां से स्पीड ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट कहां से निकला। देखिए, जिस स्पीड से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेट कर रहा है, या कह लो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस स्पीड से जनरेट कर रहा है, उस स्पीड को कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट। समझिए आप। जिसकी वैल्यू आप जानती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुई। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रहा है, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट हो रहा है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हुआ। मान लो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करा सबसे पहले, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग, ये इस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। चेंज, ये भी टाइम वेरिंग होगा, ये भी टाइम वेरिंग। चेंजिंग मतलब कहेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये भी विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा। अब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये किसको प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब इसको तो प्रोड्यूस करने से रहा, क्योंकि इसके कारण तो ये प्रोड्यूस हुआ है, तो ये अगले वाले यानी कि नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये भी टाइम वेरिंग होगी। तो जिस स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड को बनाया, या कह दो कि जिस स्पीड से इस मैग्नेटिक फील्ड ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाया, उस स्पीड का नाम होता है स्पीड ऑफ लाइट। कि जिस स्पीड से
ये बन रही है, उस स्पीड को बोलते हैं सी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। समझिए आप। अब स्पीड ऑफ लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या कनेक्शन है, अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन भी आपको डिटेल में समझाऊंगा क्या होती है इसकी डेफिनेशन भी। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि लाइट की स्पीड यदि वाटर में ट्रेवल कर रही है तो एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बताता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा यूनिटलेस नंबर है जो बताता है हमको कि उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कितने गुना कम हुई है या कितने गुना ज्यादा हुई है। समझे इस बात को, कि स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही है वो उसके अंदर कितना गुना कम हुई है या कितना गुना ज्यादा हुई है। यानी कुल मिलाकर बात कर सकते हैं हम कि स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में जब ट्रेवल करती है तो उसके अंदर वो कितना गुना अफेक्ट हुई है। उस जो मल्टीपल नंबर है, उस मल्टीपल नंबर को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, जो कि यूनिट लेस होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड, यूनिट तो इसकी रही नहीं, तो इसलिए बोलते हैं इसका यूनिट लेस नंबर। यदि मैं कहूँ कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है, 1.52 है, अब आप इसका मतलब बताइए क्या होगा। इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो। अब अच्छे से सुनना, आपने कभी भी ये बात नहीं सुनी होगी, जो चीज आपको नई नई बताने वाला हूँ। इसका एक तो मतलब ये होगा कि लाइट की स्पीड इस मीडियम के अंदर, मान के लो ये एयर है, ये अनदर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है। अब जब लाइट इसके अंदर आएगी तो बैंड हो जाएगी। तो इसके अंदर जब लाइट एंटर की है तो जो लाइट है वो इससे 1.52 टाइम्स अफेक्ट हुई है। यानी कि ये इसकी डेफिनेशन में दिया गया है, एस निकालना तरीका, v इज इक्वल्स टू सी अपॉन यू, 3 × 10⁸ अपॉन म्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1.52, वैसे इसका आंसर 2.25 आ गया। 25 में 1 पॉइंट, हाँ 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू यहाँ से निकल आ गई 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका मतलब है लाइट की स्पीड उस मीडियम के अंदर 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बताता है कि इतने टाइम्स लाइट की स्पीड डिक्रीज हुई है। समझिए आप, कि 1.52 टाइम्स लाइट की स्पीड डिक्रीज हुई है। और दूसरे तरीके से कह सकते हो आप कि जिस मीडियम में लाइट एंटर की है उस मीडियम के एवरी पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं ना मीडियम के, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले मीडियम के मुकाबले 1.52 टाइम्स गुना ज्यादा है। यानी कि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एयर के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से 1.52 टाइम्स ज्यादा है, गुना ज्यादा है। आप थोड़ी सी इमेजिन कीजिए, आप दौड़ रहे हो एयर में तो वहां पर आपको आसानी हो रही है दौड़ने में, लेकिन यदि आप वाटर में दौड़ रहे हो तो वहां पर आपकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि वहां पर वाटर के पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, जिससे आपको चलने में या दौड़ने में दिक्कत होती है। समझिए आप, जितना ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो किसी मीडियम का, उतना ही उसकी स्पीड ऑब्जेक्ट की, या किसी लाइट की बात करें हम, लाइट की स्पीड कम होगी उतनी ही टाइम्स।
इतने टाइम्स लाइट की स्पीड डिक्रीज होगी। आपको मैंने बताया इतने टाइम्स डिक्रीज होगी, यानी कि पता तरीका तो ये है कि इसकी लाइट की स्पीड डिक्रीज हुई इतने टाइम्स। उसका जो कारण है ये है कि इसका जो मीडियम के अंदर का इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मीडियम मीडियम्स इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is mu times larger than इसके रेस्पेक्ट में जो अनदर मीडियम है देन इट्स रेस्पेक्टिव मीडियम। इस मीडियम के जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो म्यू टाइम्स, म्यू का मतलब समझिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि एक यूनिट क्लास नंबर है, इतने गुना ज्यादा है किसके रेस्पेक्ट में, जो उसके रेस्पेक्ट में जो मीडियम दिया गया है। समझा। अब यदि स्पीड ऑफ लाइट इसके अंदर मिनिमम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा होगा। आपने समझ गए होगे यहाँ से, म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। जितने ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा लाइट की स्पीड उस मीडियम के अंदर उतनी ही कम होगी। समझे। यदि बात करूँ वाटर की, गिलास की, ठीक है, और डायमंड की, तो नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है, लेकिन उसके दौरान लाइट ऑफ स्पीड नीचे की तरफ डिक्रीज होती है। यदि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। तो ये तो बात हुई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, नए नए टर्म्स आपको सीखने को मिली है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी से जुड़ी एक नई रिलेटेड टर्म है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत छोटी सी टर्म है, समझिएगा। ये बहुत ही मेन कारण है, आपको कोई नहीं बताता कि इसका एक जो स्पीड डिक्रीज हुई है वो क्यों हुई है। इसका कारण है ये कि डिक्रीज क्यों हुई है। अब बेंडिंग ऑफ लाइट में आप पढ़ोगे कि लाइट बेंड क्यों हुई है, कारण क्या है उसका, उसका प्रूफ भी है। आप वे ऑप्टिक्स में पढ़ोगे हाइगेंस प्रिंसिपल में, तो वो उसका कारण है बेंडिंग ऑफ लाइट का। लेकिन स्पीड डिक्रीज क्यों हुई है, वो कारण है ये। समझ गए आप लोग कि स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में एंटर करती है वैक्यूम या एयर के से अलावा, तो लाइट की स्पीड डिक्रीज होती है, तो वो कारण है ये इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, जिससे कि लाइट एक पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर में ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं, उनको चलने में दिक्कत हो रही है, उनको क्या हो रही है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है वहां पर उनके मीडियम का इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो देख लीजिएगा, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका पूरा ओवरव्यू होगा। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाट एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं या फाइंड करते हैं, उसको बोलते हैं उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम इज कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एयर और वैक्यूम दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, लेकिन इनको हम एक जैसे ट्रीट क्यों करते हैं। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, लेकिन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.3029, जो कि नियरली कौन होता है 1 के। इसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। समझे आप कि इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम 1 ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, इनको हम एक जैसे ट्रीट कर लेते हैं इसी तरह से, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस ना मानते हुए
इनको इसलिए जैसे ट्रीट करते हैं, फिर भी इनका बहुत ही लार्ज स्कोप में यूज होता है, क्योंकि आप मुझे जानते होंगे कि तारे टिमटिमाते रहते हैं, है ना। तो उसका कारण भी यही होता है, लगातार डिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होना अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर हम बात कर रहे थे अपनी। तो देखो, हम जब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वो क्या होता है 1.33, आपने पढ़ा होगा जनरली। गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है ना, डायमंड का 2.4। ये आप जब पढ़ते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पढ़ते हो, क्योंकि ये जो वैल्यू निकाली गई है वाटर के लिए, गिलास के लिए, डायमंड के लिए, ये वैक्यूम के रेस्पेक्ट में ही निकाली गई है। मतलब ऊपर वैक्यूम या एयर, नीचे हम जैसे कि वाटर की बात करें, वाटर, दोनों की स्पीड का रेशो ले लिया, बाईस की सी, इसके अंदर वी होगी कुछ ना कुछ, दोनों का रेशो लेकर ये आंसर आ गया फाइनल। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है, वो रेस्पेक्ट में है एयर या वैक्यूम के, तभी इसका हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि एब्सोल्यूट करने का मतलब है इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं अपने कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4 विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम। समझ गए आप लोग। इसको लिखने का एक तरीका है, ये भी लिख सकते हो आप, ये भी लिख सकते हो आप, इसको इसको इस तरीके से भी लिख सकती हो। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको इस तरीके से लिख लो या इसको इस तरीके से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। और आपको मैं यहाँ पर एक बात लिख दूं नोट करके, कि इसकी जो वैल्यू होती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, वो हमेशा लार्जर देन 1 होती है। मतलब ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ऑलवेज। छोटे छोटे पॉइंट समझने के लिए एक भी पॉइंट मिस मत करना। हमेशा 1 से ज्यादा क्यों होती है इसकी वैल्यू? क्योंकि लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है और सबसे कम तो किसी भी मीडियम में हो सकती है। जब हम लाइट की स्पीड निकालते हैं वैक्यूम में, वो होते 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लेकिन जब बात करते हैं वाटर की तो उसमें इसकी कम हो जाती है, ऊपर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, अपॉन नीचे मिनिमम संख्या, तो आंसर तो 1 पॉइंट समथिंग में आना ही होगा। तो मतलब 1 से ज्यादा, आप समझ सकते हो ना, और से कैलकुलेशन आपको आती होगी। ये ऊपर लार्जर नंबर है, नीचे स्मॉलर नंबर है, डिवाइड करने के बाद 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ आएगा आंसर। तो हमेशा लार्जर देन 1 होती है हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। अब 1 क्यों नहीं हो सकती? 1 इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वैक्यूम का। अब दो मीडियम कंसिडर कर लीजिए अपने दिमाग में, एक मीडियम ये हो गया मीडियम 1, एक मीडियम 2। इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो क्या दोनों मीडियम अलग अलग हुए? नहीं, दोनों मीडियम एक ही है वे। समझे आप लोग? अलग अलग मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यदि कुछ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो वे मीडियम अलग अलग नहीं कहे जा सकते, वे मीडियम सेम ही हो गए। समझे आप लोग? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे हम अपने कितने भी सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ से हम बता सकते हैं कि वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन कैसे निकालते हैं लाइट के लिए।
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट में हमने क्या कहा था कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते थे। यहाँ पर क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एनी अदर मीडियम, वो भी किससे, अदर देन वैक्यूम या एयर। समझे आप लोग, इसकी डेफिनेशन है। यानी कि दो मीडियम ऐसे ले लीजिए जो उन दोनों में से एक भी मीडियम वैक्यूम या एयर ना हो, जैसे कि वाटर ग्लास, वाटर डायमंड, डायमंड वाटर, इस तरह से ले लीजिए, अल्कोहल वाटर। तो दोनों के दोनों ऐसे होने चाहिए जो उसमें एक भी वैक्यूम या एयर ना हो। उन दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1 तो कभी नहीं होगी, 1 से कम भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है, या लार्जर देन 1 हो सकती है। समझे आप लोग। अब वो कैसे कैसे हो सकती है आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। दिया गया है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। अब यहाँ से आप समझ सकते हो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का उनकी एयर के रिस्पेक्ट में। और जो सॉरी यहाँ वाटर आएगा W। और जो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है। ये सिंपल लिख लेते हैं 1.5 1.3। तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल ले एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो इस तरह से निकालते हैं, आप सभी लोगों को पता ही होगा। यस लिख लो, ठीक है। जो कि क्या होगा इस तरीके से, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.3, यहाँ पर 1.5। इसको फ्रैक्शनल टर्म में लिख लेते हैं अपने सिंपल कैलकुलेशन के लिए। तो जी इसका हो जाएगा ये उनमें 3/2, इसके इसमें मल्टीप्लाई, इसके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/9। ठीक है, 8/9 आएगा, यानी कि 0.1 बचा, 1 फिर क्या बचा, फिर से 1, सॉरी यहाँ से गलती हो गई, 0.880, 8 टाइम्स 1 72, फिर 8, तो समथिंग इस तरह से आएगा 0.888। इसको हम लिख सकते हैं 0.89 राउंडिंग करके। तो देख सकते हो आप यहाँ पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में 0.89 आया है, जो कि लेस देन 1 है। अब केस साइड में देखते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वन नीचे आ जाएगा, ठीक है, जो कि 3/2 ऊपर 4/3 नीचे, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 9/8। अब ये 1.1 2 समथिंग आ जाएगा। तो 1.12 आ गया, मतलब ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1। तो हमेशा आप ये बात ध्यान रखिएगा कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा या तो लेस देन 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी।
और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। आपको मैंने करके भी दिखाया, बिल्कुल प्रूफ करके दिखाया कैसे कैसे होती है। तो अब बात करते हैं अपने अगले पड़ाव पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। एक एक बात, छोटी छोटी बात होती है, ये समझनी होगी आपको बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। आपने पढ़ा ही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium, C अपॉन वी डब्ल्यू, मतलब वाटर की बात करते हैं हम। और म्यू जी इक्वल टू सी अपॉन वी जी, पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दो एक दूसरे रेस्पेक्ट में, क्योंकि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। या तो इसे ऊपर नीचे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर सकते हो आप लोग। तो सी अपॉन वी डब्ल्यू अपॉन सी अपॉन वी जी। तो सी से सी कट गया, क्या बचा, वी जी अपॉन वी डब्ल्यू। ये आपको पता होगा, चल गया पता कि यहाँ से निकल गया कंक्लूजन, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी इज इक्वल्स टू वी जी अपॉन वी डब्ल्यू। मतलब यदि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, बढ़ता ही है, तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट इसके अंदर डिक्रीज होगी। यहाँ पर जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नीचे आ रहा है, मतलब डिक्रीज है, तो यहाँ पर इसकी स्पीड ऑफ लाइट ऊपर है, यानी कि मैक्सिमम है। मतलब आपने पढ़ाई है यहाँ से, मतलब स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो आपको दिख ही रहा है, इसके रेस्पेक्ट में यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके रेस्पेक्ट में यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी। तो आपको पता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी होती है, उसकी कुछ वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी से आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। समझ रहे हो आप लोग कि स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि वो सोर्स पर ही डिपेंड करती है, जिस सोर्स से वो प्रोड्यूस हो रही है केवल और केवल वो उसी पर ही डिपेंड करती है। लेकिन जो स्पीड है वो मीडियम पर डिपेंड करता है, आपने देखा भी। और वेवलेंथ भी मीडियम पर डिपेंड करती है, यानी कि सिंस वी वी के तो लिखना ही चाहिए, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो v इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। यहाँ पर जो लाइट ऑफ स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ है, ये दोनों मीडियम डिपेंडेंट है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स डिपेंडेंट है, और जिस सोर्स से प्रोड्यूस हो रही है उसी पर ही डिपेंड हो रही है। मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी सोर्स ने लाइट को, यानी कि लाइट भी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को प्रोड्यूस किया है, उस पर डिपेंड करती है। तो आप वी जी की जगह पर रख सकते हो एफ इंटू लेमडा जी, और वी डब्ल्यू की जगह लिख सकते हो एफ इंटू लेमडा डब्ल्यू। फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम रहेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा हमारा आंसर, एफ इंटू लेमडा जी अपॉन एफ इंटू लेमडा डब्ल्यू। एफ से एफ कट गया, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट गई, तो क्या बचा, लेमडा जी अपॉन लेमडा डब्ल्यू। तो यानी कि म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू
जी बराबर लेमडा जी अपॉन लेमडा डब्लू बराबर वी जी अपॉन वी डब्लू। ये आपको चल गया पता कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट की जिस मीडियम से ट्रेवल होकर आ रही थी उसकी वेवलेंथ जिस मीडियम में अब एंटर कर चुकी है उसके अंदर लाइट की वेवलेंथ के बीच का रिलेशनशिप इस तरह से होता है, और ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर है तो उसकी वेवलेंथ नीचे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे लाइट की थोड़ा था। वाटर का सॉरी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे है तो उसकी वेवलेंथ ऊपर है, जैसे कि यहाँ पर उसकी स्पीड ऊपर थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझे आप लोग? इसका कहाँ कहाँ पर यूज होता है, इसका कहाँ कहाँ पर यूज होता है? यदि हमें वेवलेंथ दी गई हो किसी स्पीड मतलब किसी लाइट की वेवलेंथ दी गई हो दोनों मीडियम के अंदर तो उसका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल सकते हैं इजीली। तो ये हमारा प्रूव भी हो चुका है, सब कुछ चल गया पता, उसकी कुंडली निकल गई एक तरह से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लाइट की। अब बात करेंगे बैंडिंग ऑफ लाइट की, कि बैंडिंग ऑफ लाइट कैसे होती है, क्यों होती है, या कुछ चलेगा नेक्स्ट चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स में कैसे होती है वो आपको बताने वाले हम यहाँ पर। चलिए छोटी छोटी बातों को आपको समझना चाहिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने के लिए, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, और क्या करने से क्या सा होना चाहिए था। अब बैंडिंग ऑफ लाइट, बैंडिंग ऑफ लाइट दो तरीके से हो सकती है। जब लाइट रे रेयर से डेंसर में आती है, या जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है। अब रेयर मीडियम आप जानते ही होंगे जिसके अंदर पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है दूसरे मीडियम के एस्पेक्ट में, उसको रेयर मीडियम बोलते हैं। डेंसर मीडियम उसका अपोजिट हो जाएगा। तो केस फर्स्ट लेते हैं जब रेयर से डेंसर में लाइट रे ट्रेवल करती है, ये दोनों के बीच का इंटरफेस है। यहाँ पर डेंसर मीडियम, यहाँ पर रेयर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। जहाँ पर μ2 ज़्यादा होगा μ1 से। ये लाइट ट्रेवल करती हुई आई, इसकी इंटरफेस से टकराई, इस पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब लाइट रे नॉर्मल के टुवर्ड बैंड होगी क्योंकि इसकी स्पीड में कमी आ गई है। भाई देखो जरा, आप रेत में चल रही हो, साइकिल चला रहे हो रेत में, तो आपकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी किस तरह से। डिक्रीज होने से आपकी जो डायरेक्शन है वो भी क्या होगी, चेंज होगी ना। थोड़ी सी जो हैंडल है उसका इस तरह से डगमगाएगा साइकिल का। तो सेम केस लाइट के साथ वैसे हो रहा है। तो जब लाइट रे डेंसर मीडियम में जा रही है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। तो वो चेंज होने से इसकी जो डायरेक्शन है वो सीधी ना जाते हुए नॉर्मल के टुवर्ड बैंड हो गई। ये इंसिडेंस रे को वो इसको इंसिडेंस रे बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। जो इंसिडेंस रे ने नॉर्मल साथ जो एंगल बनाया है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो रिफ्रैक्टेड होगा, सॉरी, यहाँ जो रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल साथ एंगल बनाया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको मैं एक चीज बता दूं, जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो इंसिडेंस रे नॉर्मल के बीच में बना है उसको नहीं बोलते, उसको
कतई नहीं बोलते। एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन में आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, आप वेव ऑफ पढ़ोगे कि वेव फ्रंट और सरफेस ऑफ मीडियम के बीच के एंगल को बोलते हैं, मतलब जो इंसिडेंस वेव फ्रंट है और सेपरेशन ऑफ देयर मीडियम इज कोल्ड, मतलब उनके बीच का एंगल, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि इंसिडेंस वेव फ्रंट और सेपरेशन ऑफ देयर मीडियम, उनके बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और सरफेस ऑफ मीडियम, दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको बोलते हैं आपको। तो उसके हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वही होती है, लेकिन यहाँ पर रे ऑप्टिक्स में हम इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज्यादा होता है, ठीक है, जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है। एक केस ऐसा है केवल जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है, वो कौन सा होता है? वो सेकंड केस में होगा, रेयर से डेंसर में जाओ या डेंसर से रेयर में जाओ। वो कब होगा? जब इंसिडेंस रे नॉर्मल के अलोंग पड़ती है। ये रेयर या डेंसर ये नॉर्मल ड्रॉ कर रखी है और इसी के ही अलोंग हमारी इंसिडेंस रे आ रही है, तो नॉर्मल से जीरो एंगल बनाएगी है, तो जीरो एंगल बनाते हुए इसी तरह से सीधी सीधी निकल जाएगी। ये इंसिडेंस रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और यही नॉर्मल के अलोंग आ रही है। तो इसी केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होगा, जो कि एंगल जीरो होगा। ठीक है, समझे आप लोग? तो ये केस सेकंड ही है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है, जो कि जीरो डिग्री के एंगल के इक्वल होता है। तो फर्स्ट केस में जब इंसिडेंस रे एंटर करते हैं डेंसर मीडियम में, जिसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, लेकिन इसका पाथ इस तरह से हो गया। तो जिस एंगल से ये अपना पाथ डाइवेट हो करती है, अपने जिस एंगल से इसका पाथ जो डाइवेट होता है, उस एंगल को बोलते हैं डेल्टा, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन। आपको मैंने पिछले लेक्चर में आपको इस बारे में बताया था कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला में बताया था आपको कि डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस के आर, जहाँ पर आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। समझ में आ गया बिल्कुल, ये क्लियरली नए नए टर्म्स आपको सुनने में आई होगी। तो ये होता है हमारा जब रेयर से डेंसर में जाता है, ये वाला केस। जब डेंसर से रेयर में जाओ चाहे रेयर से डेंसर में जाओ, लेकिन इंसिडेंस रे नॉर्मल के अलोंग जाती है, तो अनडाइवेटेडली चली जाती है, यानी कि यहाँ पर जो डेल्टा होता है वो 0 डिग्री होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डाइवेट नहीं हुई लाइट। समझे आप लोग? अब बात करते हैं डेंसर टू रेयर मीडियम। केस थर्ड, डेंसर टू रेयर मीडियम। ये सेपरेशन ऑफ मीडिया, डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम। इसको बोलते हैं म्यू1, इसको बोलते हैं म्यू2। अब की बार क्या होगा, म्यू1 बड़ा होगा म्यू2 से। ठीक है, लाइट रे एंटर करते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर इसको नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने, लेकिन क्या हुआ, लाइट की स्पीड ज़्यादा हो गई रेडियल मीडियम में आते ही। तो जब ज़्यादा हो गई रेडियल मीडियम में आते ही तो एक्साइट हो गई, मतलब अपने जैसे बोलते हैं ना केमिस्ट्री के अंदर एक्साइटेड स्टेट में चले जाना इलेक्ट्रॉन का, तो ऐसे ही मौका पाते ही लाइट डेंसर से रेडियल में आते ही एक्साइट हो गई और अपने स्पीड को तेज कर दिया। और तेज करने से क्या होगा, उसका जो
एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था, ये ना होकर इस नॉर्मल से दूर चली गई, ये हमारे रिफ्रैक्ट करे। एक्साइट होकर लाइट रे हमारी नॉर्मल से दूर चली गई जब हमारी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में आई थी। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। अब इस एंगल ऑफ डेविएशन को निकालने का तरीका भी वही है, ये। अब यहाँ पर देखिए, जब लाइट रे हमेशा डेंसर से रेयर में जाती है हमेशा, तो कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा नहीं होता, और कभी भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा नहीं होता। एक केस ऐसा होता है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है, कब? TIR एक फिनोमेना होती है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, जिसमें लाइट रे जब डेंसर से रेयर में जाती है तो कुछ इस तरीके से तो कुछ इस तरीके से जाती है जिससे कि वो अपने क्रिटिकल एंगल से, तो जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो वो लाइट रे इंसिडेंस रे उस तरह से पड़ती है इसके मीडियम पर, जिससे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने की वजह से वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होने की वजह से, होने के बजाय रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी मीडियम के अंदर, डेंसर मीडियम के अंदर। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा फिनोमेना हमारे डेली लाइफ में यूज में होता है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, मिराज समझते हो आप लोग, प्रिज्म के अंदर, डायमंड के अंदर, डायमंड का जो चमकीलापन होता है वो इसी कारण होता है, TIR के कारण ही। तो खैर छोड़ो, इसकी बात हम कर नहीं रहे थे, इसकी बात कर रहे थे यहाँ पर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो कभी इक्वल होता है इसके अंदर, रिफ्रैक्शन के अंदर बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन के अंदर नहीं बात कर रहे, रिफ्रैक्शन के अंदर कभी नहीं इक्वल होता। तो उसी केस को बताया था आपको, जब इंसिडेंस रे नॉर्मल कदम पड़ती है, बस उसी केस में। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कभी इक्वल नहीं होता एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, सिवाय एक केस के। समझे आप लोग? तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, बैंडिंग ऑफ लाइट के यहाँ पर ही। तो अच्छे से पढ़ते रहिए।